सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, सामान्य ज्ञान की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए सामान्य ज्ञान के ये 50 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। वन बाय वन करके आपके सामने प्रश्न आएंगे और इन सभी क्वेश्चंस के आपको बताना है बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो सकते हैं। चलिए, तो साथियों यहाँ पर क्लास को एंड तक आप सभी लोग देखिएगा और अपनी कंप्लीट सामान्य ज्ञान का रिवीजन कीजिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है। रक्षा मंत्री है। देखिए यहाँ पर किसकी बात चल रही है, रक्षा सेवाओं से संबंधित मामलों की बात चल रही है। तो साथियों, कौन जवाबदेह होगा संसद के प्रति? रक्षा मंत्री होंगे, या राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति होगी, या प्रधानमंत्री होंगे, या राष्ट्रपति होंगे? तो साथियों कौन होंगे, क्योंकि रक्षा सेवाओं की यहाँ पर बात चल रही है तो रक्षा मंत्री ही होंगे। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि लोकसभा की गठन के यानी कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए साथियों पूछा गया है कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का भाग कितना होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो अगर बात करें यहाँ पर साथियों राइट आंसर की, तो लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग साथियों होना जरूरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन के लिए की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो किस प्रयोजन के लिए की गई थी? मौजूदा कई करों को एकत्रित तथा वस्तु सेवा कर से बदले संबंधी व्यवहार्यता की जांच करने के लिए, या अदालतों में मुकदमे के बैंकलॉग को दूर करने के उपायों की अनुशंसा करने के लिए, या राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए, या सिविल सेवाओं और पदों में आरक्षण के संबंध में अनुशंसाएं करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको कई बार बता चुका हूं, सरकारी आयोग की जो स्थापना की गई थी साथियों, वो क्यों की गई थी कि जो भी राज्य के बीच और केंद्र के बीच साथियों जो संबंध है वो सही रहे, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने के लिए, परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए साथियों इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो यहां पर आपका आंसर जो है वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? आपको ध्यान क्या रखना है साथियों? ऑप्शन नंबर डी कार्यपालिका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि सरकार का वो कौन सा अंग है? तो कार्यपालिका है, जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है, कार्यपालिका। उसके बाद देखिए एकात्मक राज्यों में किसकी सरकार सभी सरकारी कार्य करती है? तो राज्य सरकार सभी सरकारी कार्य करती है, या साथियों स्थानीय सरकार, या केंद्र सरकार, या अंतरराष्ट्रीय सरकार? तो अगर बात करें एकात्मक राज्यों में केंद्र की जो सरकार होती है, इस केंद्र सरकार जो होती है ये सभी सरकारी कार्य करती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लेकिन सबसे पहले एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर अवश्य आप सभी लोग कर दीजिए। छठे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो सबसे पहले कम्युनिस्ट साथियों सरकार जो है वो किस राज्य में बनी थी? तो केरल में बनी थी, आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा यानी कि कोई भी उपग्रह नहीं है? बताइए इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वो ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि सूर्य पृथ्वी की सतह पर 15 मिनट सूर्य पृथ्वी की सतह पर कितने मिनट के कोण पर सामने होता है? बताइए। चलिए, तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? आपको ध्यान ये रखना है कि सूर्य पृथ्वी के सतह पर 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 32 हो जाएगा। ठीक है। और अगर बात करें सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी कितनी है, तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों कि सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा, सौर प्रज्वाला, सूर्य का धब्बा, या सौर वायु?
तो क्या कहा जाता है? आंसर आपका जो जाना चाहिए वो सौर प्रज्वाला के साथ जाना चाहिए। चलिए, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है बताइए। चलिए, तो सूर्य का साथियों जो बाह्यतम क्षेत्र होता है, बाह्यतम भाग होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको सूर्य किरीट के नाम से जाना जाता है। सूर्य किरीट भी कहते हैं और कोरोना भी कहते हैं। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल ए के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर बात करें साथियों, इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। कोरोना को जो सूर्य किरीट होता है, इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा यह जा रहा है कि सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का साथियों स्रोत आपसे पूछा जा रहा है। तो हीलियम गैस का दहन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या हाइड्रोजन गैस का दहन। आपका आंसर जो होगा वो नाभिकीय संलयन के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में ग्रहीय पवनों के सही प्रकार हैं? तो ग्रहीय पवनों के सही प्रकार किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहे हैं? तो व्यापारिक पवने, उसके बाद साथियों पछुआ पवने, और उसके बाद ध्रुवीय ईस्टर्लीज आ जाएगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए आर्द्रता का मापन सामान्यता किससे किया जाता है? आंशिक वाष्प दाब निर्धारण से, या शुष्क तथा आर्द्र वल्ब तापमान मापन से, भौतिक प्रसारण से, या वाष्पीकरण से? बताइए। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि आर्द्रता का मापन जो किया जाता है वो शुष्क और आर्द्र बल्ब तापमान मापन से किया जाता है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। और जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो साथियों ये कहां पर स्थित है? जो माउंट सेंट हेलेना द्वीप है, ये सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप साथियों ये कहां पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो यहां पर अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी साथियों कौन सा है बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर बात करते हैं हवाई द्वीप में जो स्थित जो मौना लोआ है, ये कैसा है? ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ है। उसके बाद देखिए किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? बताइए। ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चन को अपने माइंड में स्टोर कर लेना है। तो किस सक्रिय ज्वालामुखी को, स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? बताइए। चलिए, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं बैरन द्वीप में साथियों जो भारत का सक्रिय एक ज्वालामुखी है ये स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। किसका नाम आपको ध्यान रखना है? बैरन द्वीप का नाम आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई आपका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि पवित्र शहर मक्का ये कहां पर स्थित है? तो मक्का साथियों कहां पर स्थित है बताइए एक बार। मक्का शहर साथियों कहां पर स्थित है? यूएई में, सऊदी अरब में, कतर में, अबू धाबी में। तो यहाँ पर आंसर आपका जो जाना चाहिए वो सऊदी अरब के साथ जाना चाहिए। इसलिए जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हैं। उसके बाद देखिए माले किस देश की राजधानी है? माले साथियों किस देश की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है? बताइए। चलिए, तो माले की अगर देश की बात करते हैं तो मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी ही है माले। इसलिए आंसर जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस की राजधानी साथियों पोर्ट लुइस है। मलेशिया की राजधानी की बात करें तो कोलालमपुर है। लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो कवारत्ती है। और मैंने आपको साथियों मालदीव की राजधानी बता ही दी है माले, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? जो सबसे छोटा सिक्का होता है साथियों उसे पैसा नहीं कहा जाता है। कहां पर, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो श्रीलंका, आप लोग ध्यान रखेंगे, श्रीलंका देश में सबसे छोटे सिक्के को क्या नहीं कहा जाता है? पैसा नहीं कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि पाकिस्तान देश की राजधानी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, देखिए पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो रुपया पाकिस्तान की मुद्रा है। और अगर बात करें इसकी राजधानी का नाम क्या है तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है, इस्लामाबाद इसका राइट आंसर है। रियाल किस देश की मुद्रा है आपसे पूछा जा रहा है?
तो रियाल की अगर हम लोग बात करें तो साथियों रियाल चीन की, क्यूबा की, ब्राजील की या गाम्बिया की मुद्रा है? तो ब्राजील की मुद्रा है साथियों रियाल, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर देखिए मैं आपको अगर बताऊं तो जो मुद्रा है, ठीक है, मुद्रा है रुपया, ये किस किस देश की मुद्रा रुपया, जिसके आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत की मुद्रा तो रुपया है। उसके अलावा नेपाल की मुद्रा भी रुपया है, और श्रीलंका की रुपया भी क्या है, मुद्रा भी रुपया है, और मॉरिशस की मुद्रा भी रुपया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा यह जा रहा है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी साथियों कौन सी है भारत की, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें, पहले नंबर पर जो आएगी वो गंगा नदी आएगी, लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर की बात चल रही है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो गोदावरी नदी है ये साथियों भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और गंगा नदी की लंबाई करें जो भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी 2525 किलोमीटर लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, बताइए। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? नर्मदा, ताप्ती, पेरियार या महानदी? तो साथियों महानदी जो है वो सऊदी अरब में नहीं मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत सरकार ने, साथियों पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने भारत में नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है नदियों को प्रमुख। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि भारत सरकार ने कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है, आपसे पूछा जाए। कि भारत सरकार ने साथियों कुल 12 नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है, यानी कि कालिंदी जो है वो किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी को, भागीरथी नदी को, यमुना नदी को या ब्रह्मपुत्र नदी को? ये परीक्षा में साथियों क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी है। इसलिए आंसर अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए सावित्री नदी ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, गुजरात में या गोवा में? बताइए। तो सावित्री नदी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे साथियों, सावित्री नदी महाराष्ट्र में स्थित है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, और जिनका भी आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तुंगभद्रा नदी की अगर बात करें तो किस नदी की एक सहायक नदी है? गोदावरी की, कावेरी की, महानदी की या कृष्णा की? आपका आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए साथियों? तुंगभद्रा जो है ये साथियों कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आपसे रिक्वेस्ट है साथियों क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। झेलम, चिनाब और रावी ये किसकी उपनदियां हैं? तो ये किसकी उपनदियां हैं साथियों? गंगा की, सिंधु की, ब्रह्मपुत्र की या गोदावरी की? बताइए। चलिए तो आपको साथियों ध्यान ये रखना है कि झेलम है, चिनाब है, रावी है, ये सारी की सारी सिंधु नदी की उपनदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। चलिए हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सबसे ज्यादा है? बताइए किस क्षेत्र में साथियों, ठीक है, यानी कि किस क्षेत्र में पानी की मांग सबसे ज्यादा है और खपत सबसे ज्यादा है? औद्योगिक क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या होटल में? तो अगर बात करें साथियों होटल में तो इतनी नहीं मांग पर जरूरत पड़ती है, ठीक है, औद्योगिक में पड़ती है लेकिन इतनी नहीं। सबसे ज्यादा अगर साथियों जरूरत पड़ती है तो कृषि के क्षेत्र में पड़ती है, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे कि कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेबर के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में साथियों वेबर के रूप में जाना जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, पूछा यह जा रहा है कि समोच्च जुताई क्या है? मैं आपको बता चुका हूं कई बार कि समोच्च जुताई किसे कहा जाता है, कि समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई करने को, समोच्च रेखाओं के साथ बंजर भूमि पर जुताई करने को, या समोच्च रेखाओं के साथ टेढ़ी मेढ़ी जुताई करने को, या समोच्च रेखाओं के साथ मैदानों पर जुताई करने को? बताइए। चलिए तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाना चाहिए? समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई करना कौन सी जुताई कहलाई जाती है साथियों? समोच्च जुताई कहलाई जाती है। इसलिए जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है।
अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहां पर स्थित है, बताइए। भारत का परमाणु ईंधन परिसर हैदराबाद में है, हुबली में है, चेन्नई में है या विशाखापट्टनम में है? कहां पर है साथियों भारत का परमाणु ईंधन परिसर? साथियों हैदराबाद में है, इसलिए आंसर यहां पर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा यह जा रहा है कि भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र साथियों तारापुर में स्थापित किया गया था। आंसर आपका जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे 35वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां पर स्थित है? महाबलेश्वर में, तारापुर में, पंचगनी में, औरंगाबाद में, बताइए। चलिए, तो बात आपको ये ध्यान रखना है कि साथियों भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र जो है ये तारापुर में स्थित है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के बारे में सोच रहे हैं कि उत्तर होगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। जम्मू में इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी पर, राप्ती पर, तावी पर या तुंगभद्रा पर? अगर बात करें साथियों कटक की और संबलपुर की, तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये तो महानदी के तट पर स्थित है। अगर बात करें गोरखपुर की, तो साथियों ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगर बात करें कुरनूल की, तो ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। बचा क्या? तवी नदी की अगर बात करते हैं साथियों, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जम्मू शहर, जम्मू कश्मीर राज्य की जो शीतकालीन राजधानी है साथियों, ये कहाँ पर स्थित है? तवी नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तवी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखिए हैदराबाद निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे है? नर्मदा पर, चंबल पर, साथियों मूसी गंगा या गंगा? बताइए, मूसी या गंगा? क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। देखिए हैदराबाद की अगर बात करें तो ये तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है। और अगर बात करें साथियों इसका क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो मूसी हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1995 में, 1993 में, 1994 में या 1992 में? तो आपको याद ये रखना है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? साथियों अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी बताने की कोशिश करेंगे। तो दिसंबर 2000 में अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ? डी के साथ। उसके बाद देखिए कि उस योजना का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान करना है। तो उस योजना का नाम क्या है? बल्ब योजना, उजाला योजना, रोशन योजना या हर घर बिजली योजना? तो उस योजना का नाम साथियों क्या है? उजाला योजना उस योजना का नाम है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें उजाला योजना की शुरुआत कब की गई, तो 2015 में साथियों उजाला योजना की शुरुआत की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया था? बताइए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसके तहत होता क्या है, जो भी गरीबी रेखा से नीचे लोग होते हैं, वो परिवार होते हैं साथियों, उनको मुफ्त में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें साथियों इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 मई 2016 को की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कब की साथियों, तो 10 अगस्त 2021 को की, उत्तर प्रदेश में की, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उस व्यक्ति की पहचान करें जिसने देश की सबसे सस्ती पैसेंजर मोटर कार का निर्माण किया था, तो रतन टाटा ने, जमशेदजी टाटा ने, दोराबजी टाटा ने या नवल टाटा ने? तो उन व्यक्ति का साथियों नाम क्या है? रतन टाटा उनका नाम है, जिन्होंने देश की सबसे सस्ती पैसेंजर मोटर कार का निर्माण किया था। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और इन्होंने कब किया था? तो 2008 में किया था। देश की सबसे सस्ती कार कौन सी थी? तो नैनो कार जो बाजार में आई थी, आपको मालूम होना चाहिए। ये आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि भारत का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है, तो नमक है, यानी कि भारत जो है नमक का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता, आयातक देश है, या चीनी का है, या दाल का है, या जूट का है? तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? आपको ध्यान ये रखना है कि भारत जो है साथियों ये दाल के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा आयातक भी है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है।
उसके बाद देखिए कि जनवरी 2023 में, अब साथियों आपके सामने करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। तो जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था आप लोग ध्यान ये रखेंगे साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, नागपुर में किया गया था। नागपुर में राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया था, जो कि नागपुर में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में ग्लोबल CSR कार्य के लिए गोल्ड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो गोल्ड पुरस्कार साथियों किसे प्रदान किया गया था? पावर ग्रिड को प्रदान किया गया था। कब किया गया था? तो अप्रैल 2023 में प्रदान किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 26 जनवरी 2023 को संपन्न गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किस राज्य को दिया गया था? तो उत्तराखंड को साथियों सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया था गणतंत्र दिवस परेड में। तो इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो 32वें बिहारी पुरस्कार की यहाँ पर बात चल रही है मधु कांकरिया को, ओम प्रकाश मिश्र को, डॉक्टर माधव हांडा को, खालिद जावेद को। तो किसको दिया गया है? डॉक्टर माधव हांडा को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि मार्च 2023 में अभ्यास खंजर, कौन सा अभ्यास साथियों? खंजर अभ्यास का संस्करण जो संपन्न हुआ है वो कौन से नंबर का संस्करण संपन्न हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। इसका कौन सा संस्करण था? तो 10वां संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा आपसे ये जा रहा है कि सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय गैस का दहन है, नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है, या हाइड्रोजन गैस का दहन है? तो साथियों 49 और 50 दो नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो इसी साथियों क्लास से आपके लिए लिए गए हैं। लेकिन आपको करना क्या है, यानी कि अभी आप इन दो क्वेश्चंस को पढ़ चुके हो, दोबारा से साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाए गए हैं, देखने की वजह से कि आपको याद रहता है या नहीं। तो आंसर मैंने आपको क्या बताया था? नाभिकीय संलयन बताया था। तो अगर आप भी नाभिकीय संलयन के साथ हो उत्तर के रूप में तो बिल्कुल करेक्ट हो आप। निम्नलिखित में से किस विकल्प में ग्रहीय पवनों के सही प्रकार हैं? इसका उत्तर साथियों मैंने आपको क्या बताया था, बताने की कोशिश कीजिए। तो व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय स्टरलीज, ये जो है साथियों ये ग्रही पवनों के सही प्रकार हैं। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे साथियों सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।